आकांक्षा सिंह। आकांक्षा, आपको क्या लगता है, जिसमें डिस्कशन सारी चली, आपको क्या लगता है क्या होगा? नहीं, मुझे तो बस इतना पता था कि जब मैं क्लास 10th में थी उस समय योगी जी इलेक्टेड होके आए थे। उस टाइम पे हमारे एग्ज़ाम का माहौल था, सब लोग एग्ज़ाम दे रहे थे। तो हम लोग जब एग्ज़ाम दे के बाहर आए तो सब लोग कह रहे हैं कहाँ हो, नकल भाई? तो हम लोगों ने कहा नहीं, नकल तो नहीं होती है एग्ज़ाम में। बोले कि चला जा, प्राउडली कहा कि तू बीजेपी सरकार में पास भैल बाड़ू, तू कक्षा 12 कक्षा 10 बीजेपी में पास करे। तो हम ऐसी ही सरकार चाहते हैं जो हमारी एटलीस्ट हमारी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। और अखिलेश यादव हमारी उनसे बहुत उम्मीदें थी। हम जब वो इलेक्टेड होके आए थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ये युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा निराशा हुई जब वो सिर्फ एक जाति तक सीमित रह गए। जाति के नाम पे भी वो जाति का कुछ नहीं कर रहे हैं। जब वो सिर्फ जाति के नाम पे वोट लेके एक धर्म विशेष पर सीमित रह गए, वो परिवारवाद पे सीमित रह गए। उन्होंने जातिवाद भर भर के किया, लेकिन जाति के लिए कुछ नहीं किया। समाजवाद के नाम पे वो सिर्फ जाति के नाम पे वोट लिया, धर्म विशेष के लिए कार्य किया और कुछ भी नहीं किया। महिला सुरक्षा की बात तो वो करिए ही ना। उनके पापा कैसे हैं वो सबको पता है। मुलायम सिंह और मायावती जी के साथ जो उन्होंने किया है उसके बाद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुलायम सिंह कैसे कह देते हैं कि आप रिप्ड जींस पहन के चलती हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उनसे भी गलती हो गई थी, वो तो लड़के, वो तो बुढ़े थे, उनसे कैसे गलती हो गई? उन्होंने मायावती जी के साथ जो किया तो वो ना वो सिर्फ परिवारवाद से ऊपर आ नहीं सकते। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके नाम के आगे भारतीय लगा है, और एक भारतीयता में सब आ जाता है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा धर्म, हमारी जाति, सब कुछ भारतीय के अंदर आ जाती है। तो वो किस हिसाब से समाजवाद में चल रहे हैं, किस हिसाब से जातिवाद में चल रहे हैं, वो सबको पता है। और अगर आप अपनी संस्कृति को नहीं बचाएंगे तो एक दिन आप अपने आप को खो देंगे। और ये बात हमने अपनी आंखों से देखा है। और हम जब पढ़ने जाते थे तो आई वॉज इन क्लास 8, तब वहाँ पे खड़े सब लड़के रहते थे, वो इतना परेशान करते थे और कहते थे कि कोई हम लोग का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ अंबारी में एक माफिया है, हम जहाँ से आते हैं, वो अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं। हम उनका नाम नहीं ले सकते। वो कहते हैं कि हम उनके यहाँ उनके बॉडीगार्ड हैं, तुम हमारा क्या कर लोगे, कुछ करके दिखाओ। जब इतना सब करने के बाद जब वो आता है, एंटी रोमियो वाला कानून आता है, तो उसके लिए आप लोग कहते हैं कि विरोध करते हैं। योगी तो प्रेम के दुश्मन है। योगी प्रेम के दुश्मन नहीं है। योगी तुम जैसे आवारा लड़के जो यहाँ खड़ी होकर मैं बोल रही हूँ, वहाँ भी खड़े होकर समाजवादी पार्टी के लड़के वहाँ से खड़े होकर सीटी मार देते तुरंत। योगी ने सिर्फ उसे रोकने के लिए एंटी रोमियो वाले कानून को लाया था, लेकिन सब लोगों ने कैसे उसे मैनिपुलेट करके कह दिया कि वो प्रेम के दुश्मन है। जो प्रेम का दुश्मन होता है ना जनाब, वो जातिवाद करता है। जैसे कि आप बताते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम यादव जाति के साथ हैं, हम इस जाति के साथ हैं। आप एक जाति विशेष के नाम पे वोट ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम जातिवाद नहीं, देश में धर्मवाद चल रहा है, देश में सेकुलरिज्म बचा ही नहीं है। आप जाति के नाम पे वोट लेके कह रहे हैं कि ये धर्म विशेष की बात कर रहे हैं। तो ऐसे अखिलेश यादव के तो आप हो गए। अब बचे हैं राहुल गांधी, सॉरी अंकल कह दिया था गलती से। राहुल गांधी के बारे में तो बात ही ना की जाए, युवा तो वो है नहीं। और दूसरी बात, वो क्या कहते हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक का आप सबूत मांगते हैं। वहाँ देखिए, वहाँ जाके हमारे आर्मी पर्सन्स लड़ के आ रहे हैं, आप उनसे सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। राजनीति के लिए भावनाएं कहाँ खत्म हो गई? आप सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं, शर्म आती है आपको? आप कह रहे हैं कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दीजिए, जाइए लीजिए सबूत, जाइए सर्जिकल स्ट्राइक करके आइए। अरे आप जाके सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? आप तो उनके साथ बैठ के नॉनवेज खा रहे हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? और जब आप सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग लेते हैं, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि उन्नाव में, हाथरस में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं। इस समय क्या चल रहा है? सब हर एक लड़की जो घर से बाहर निकलती है क्योंकि वो हिंदू है, सिर्फ इसलिए उसका गला काट दिया गया क्योंकि वो हिंदू है। एक लड़का जो आज मारा गया है, उसका गला काट दिया क्योंकि वो हिंदू है, और वो सिर्फ इसलिए कि वो हिजाब पहनने वाली लड़कियों का विरोध कर रहा था। वो लड़कियों का नहीं, वो हिजाब का विरोध कर रहा था। वो सिर्फ ये कह रहा था कि हमारे देश में, हमारे स्कूलों में हिंदू मुस्लिम मत पढ़ाओ। दो बच्चे आपस में बैठ के पढ़ाई करेंगे, अलग हिंदू अलग, मुस्लिम अलग बैठ के पढ़ाई नहीं करेंगे, उसे आप मार देते हैं। आप कहते हैं बजरंग दल वाले गुंडे हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। बजरंग दल वाले गुंडे हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? मॉब लिंचिंग नहीं है तो वो क्या है? क्या हमारे देश में एक पॉजिटिव मॉब लिंचिंग होगी, एक नेगेटिव मॉब लिंचिंग होगी? बहुत बढ़िया। मतलब कि अगर एक धर्म विशेष ने किसी को मारा है तो वो पॉजिटिव मॉब लिंचिंग है। वो अपने धर्म को बचाने के लिए वो डरे हुए हैं, डरी हुई सोसाइटी से डर गए हैं हम लोग। तो आप हमें मत बताइए कि हमें किससे वोट देना है। और युवा तो राहुल गांधी को क्या युवा कहे, उनको तो युवा कहते ही अंकल निकल जाता है तो
बहुत तो अब आप पता चल गया होगा कि किसे वोट देना है। अखिलेश यादव को वोट देना है, राहुल गांधी को वोट देना है, योगी सर को वोट देना है। अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना सम्मान बचाना है कि बस जातिवाद में मर जाना है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। क्योंकि जब परिवारवाद की बात आती है, जब महिला सशक्तिकरण की बात आती थी, मैं केवल इतना अखिलेश से पूछना चाहूँगा, क्या उन्होंने अपनी दूसरी माता साधना गुप्ता को एक्सेप्ट किया? क्या उन्होंने प्रतीक गुप्ता यादव को कोई आज तक जिम्मेदारी पार्टी में दी? क्या उन्होंने अपनी छोटी बहू अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी दी? परिवार के अंदर जब दो प्रकार के मानसिकताएं चलती हैं कि हमने महिला सशक्तिकरण की बातें हम मंच पे करेंगे, नारी सुरक्षा की बात करेंगे, लेकिन जो उनके पिताजी ने गलती की, कह सकते हैं जो दूसरी शादी की, अखिलेश यादव ने आज तक अपनी माताजी को एक्सेप्ट किया? तो आप कैसे जब परिवार में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो समाज में कैसे कल्पना करते हैं कि जो ये महिलाएं हैं ये आपको वोट देंगी? साधना गुप्ता एक महिला है और जिस प्रकार से उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है, प्रतीक यादव को मुलायम यादव का बेटा होने के बावजूद जिस प्रकार से कक्षा 10 तक की पढ़ाई में मुलायम सिंह यादव की जगह केवल MS यादव लिखा गया, ये एक बेटे के लिए क्या पीड़ा होती है मैं जानता हूँ। जो गांव से आता है वो फीलिंग की कदर जानता है और जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आता है वो गद्दी की कदर जानता है। और जो ये राष्ट्रवाद की बातें केंद्र से होती हैं कांग्रेस सरकार द्वारा, जो सावरकर ने कहा था एक दिन ऐसा आएगा कि लोग कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे, और हमने देखा जिनके बाबा मुस्लिम थे आज वो हिंदू हो गए, ब्राह्मण हो भी। तो ये तो कल्पना करने योग्य है आप कैसे ब्राह्मण हो गए। हाँ, गोत्र बताया, हमसे पूछा एक व्यक्ति ने अभी बीच में, आपका गोत्र क्या है? हमने कहा राष्ट्रवाद। नहीं तो और एक और विषय जो इस समय तमिलनाडु, केरल और उधर क्षेत्र में घटनाएं चल रही हैं मतांतरण की, धर्मांतरण की। देश के अंदर धर्मांतरण उसी दिन से चालू हुआ, हमारे लिए मुस्लिम विषय नहीं है। उन्होंने धर्मांतरण किया, लेकिन आज भी मैं यहाँ लखनऊ खड़े होकर बोलूँगा, जब कोई अपनी पीढ़ियाँ खोलता है, कहता है हाँ हमारे पिताजी हमारे बाबा वो थे, गर्व से कहता है। मैं सीतापुर क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ के लोग कहते हैं हाँ हम लोग कन्वर्टेड हैं, हमारे पूर्वज थे। मैं गोंडा बलरामपुर की घटना देखता हूँ, लेकिन जिस दिन से सोनिया गांधी देश के अंदर आई उस दिन से क्रिश्चियन मशीनरी देश के अंदर लागू हुई। उन्होंने हमारी संस्कृति नष्ट करने का काम किया। उन्होंने हलफनामा दर्ज किया कि राम है ही नहीं। राम ने किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, राम के लोगों ने किस विश्व इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की, ये पुल बना ही नहीं। तब नासा जैसी संस्था कांग्रेस के खिलाफ बोलती है कि हाँ पुल है। ये उस सरकार के ऊपर तमाचा है, हमारी संस्कृति के लिए गर्व की बात है जो नासा बोलता है। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो हलफनामा देकर बोले, उसके बाद उन्हीं का बेटा जनेऊ डालकर मंदिर मंदिर जाए और हनुमंत लाल के दर्शन करे और बोले कि हमें सरकार में आना, हम भी हिंदू हैं। आप राम का विरोध करेंगे, हनुमान के दर्शन करेंगे, तो ये आपको तय करना नहीं, ये आपको तय करना है, क्योंकि बहुत दिन तक चला। अब व्यक्ति के दबाव में वोट नहीं पड़ेगा। मैं इस मंच से आग्रह करूंगा, कोई भी पत्नी अपने पति के दबाव में नहीं देगी, कोई भी बहन अपने बाप अपने भाई के दबाव में वोट नहीं देगी। वो अपनी सुरक्षा, प्रदेश के विकास, देश के आंतरिक व्यवस्था, प्रत्येक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस बार मतदान करें। और जो 2022 का चुनाव हो, इस बार जाति, धर्म, वाद, सारे वादों से बढ़कर राष्ट्रवाद हो, विकासवाद हो, शिक्षावाद हो। और सबसे पहले जब हम यहाँ खड़े हों तो हमसे कोई ये इस नज़र से ना देखे ये मुस्लिम है तो इनसे मैं बोलूँगा नहीं। मैं इस पार्क में आता रहता हूँ और हमारी मुस्लिम बहनें शाम को आती हैं, माताएं आती हैं, हम बैठ के बातचीत करते हैं। तो इस बार का माहौल है, जिन्होंने 3 तलाक हटाया हम उनको लाएंगे। और जब देश के अंदर CA जैसी धाराएं लगती हैं तो देश के अंदर एक नैरेटिव 18 नवंबर को लखनऊ जलता है कि जो मुस्लिम है उन्हें देश के बाहर निकाल दिया जाएगा। किस मुस्लिम को निकाला गया? किस मुस्लिम को निकाला गया? अरे आप तो यादव हैं, आपके बाप तो यहीं के हैं, आपको किस बात का डर है कि मुस्लिम निकाले जाएंगे? डर उनको इस चीज का है कि अगर हम ध्रुवीकरण नहीं करेंगे तो 2022 में सत्ता में नहीं आएंगे। और जब तक क्षेत्र को, जिले को धर्म, जाति के नाम पर बांटा जाएगा, ऐसे लोग सत्ता में आते रहेंगे। इसलिए मैं आग्रह करूंगा इन सब चीज़ों में परे होकर 2014, 2017, 2019 में हमने मतदान किया है और इस बार भी मतदान करेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अभी सभी लोग इसमें गाना चल रहा है शादियों में, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।
भैया इस समय मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का युवा जागरूक है। उत्तर प्रदेश के युवा को दिखाई दे रहा है कि जब से कोविड आया 2020 के मार्च से, तब से लेकर अभी तक फ्री में राशन प्रत्येक माह में कौन दे रहा है। देश के युवा को दिखाई दे रहा है कि फ्री में वैक्सीन किसने लगाई। बता दिए, हम तो लीडर्स पे बात करते हैं। देखो आपके पास जो चॉइसेस आए हैं ना, एक एक करके वो चॉइस पे, जैसे अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव, ये सब आए हैं। चॉइसेस पे बात करो यार, क्या लग रहा है चॉइसेस कैसे हैं? देखिए, ये लोग उन्हीं लोग को बढ़ावा देते हैं जिनका खुद का बैकग्राउंड फ्रॉडिया रहा है। उन्हीं लोग को बढ़ावा देते हैं जिनको राष्ट्र प्रथम को लेकर काम करने के लिए कभी सपने में नहीं सोच सकते हैं। केवल माफियाओं को आगे कर कर माफिया राज चलाने वाले जो लोग हैं, अलगाववाद की भावना लाने वाले, कम्युनल राइट्स में इन्वॉल्व होने वाले जो लोग हैं, केवल उन्हीं को बढ़ावा देने में ये विश्वास रखते हैं। और इनका यही मानना है कि जब तक व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, हम उसको यहाँ टिकट नहीं देंगे। हाँ, जैसे हर जगह का कोई ना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इनके यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कुछ ना कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड तो चाहिए भैया। अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है तो भैया हमारे पास ना हो। इस तरह की मांग करने वाले ये लोग हैं। और आज के युवा को ये दिखाई दे रहा है कि हमारे लिए सही मायने में काम कौन कर रहा है, माफिया राज को कौन खत्म कर रहा है, कौन बिल्डिंगें गिरवा दे रहा है, बुलडोजर चलवा दे रहा है। पेपर, जब इनके समय में पेपरों की बात होती थी, पेपर का नाम किसी और छात्र का है, देने कोई और बैठ जाता था और नौकरी किसी और को मिल जाती थी। आज के समय में जो ज्वाइनिंग होती है, एकदम स्पष्ट पारदर्शिता के साथ ज्वाइनिंग होती है। प्रत्येक छात्र की जब मांग रोजगार है, छात्र क्या चाहता है कि उसको पढ़ लिख के एलिजिबिलिटी के हिसाब से नौकरी मिले अच्छा दहेज और स्पष्टता के साथ उसको नौकरी प्राप्त हो। एक समय ये था कि पेपर निकलता था तो काउंसलिंग के वालों की कॉल आना शुरू हो जाती थी कि भैया इतने रुपए लगाओ, तुम्हारी नौकरी डन है। इस चीज़ को जो समाप्त कर रहा है नकल। एक समय में उत्तर प्रदेश का अगर नाम लिया जाता था, बाहर में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो लोग ये सबसे पहले सोचते थे कि ये लड़का जो है नकल करके पास किया होगा। तो नकल किसने खत्म करी, पारदर्शिता किसने लाई, ये आज के युवा को दिखाई दे रहा है। पेपर लीक वाला भी तो मामला, जैसे आप युवा कर रहे हैं, ये पेपर लीक वाला जो मामला हुआ, इसको लेके भी तो खूब हुआ उड़ाएगा कि देखो युवा बर्बाद हो रहा है, घर बैठा हुआ है, पेपर लीक हो रहा है, लीक पे लीक। आप इसकी बात करेंगे, लेकिन आप इसकी बात नहीं करेंगे कि REET का पेपर जब राजस्थान में लीक होता है और उसके खिलाफ युवा जब प्रदर्शन करते हैं तो कैसे उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। यहाँ पर अगर पेपर लीक होता है तो लीक करने वालों के घर गिरा दिए जाते हैं। ऐसे घर गिराने में विश्वास करने वाले मुख्यमंत्री हम सभी को प्यारे हैं, इस राज्य के युवाओं को प्यारे हैं। अखिलेश प्यारे नहीं उन पे बोलना ही मुझे लगता है कि में कितने सीएम हुआ करते थे, उनको खुद भी पता है ये बात। कितने चाचा उनके सीएम की गद्दी इस पे बैठे थे। आजम खान किस तरीके से सत्ता चला रहे थे, राम गोपाल किस तरीके से सत्ता चला रहे थे। इस बारे में कोई बहस है, बात है? मुलायम सिंह लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, इनको ये ध्यान नहीं आता इन्हीं के पार्टी के नेता महिलाओं की अंग वस्त्र की चर्चा सरेआम करते हैं। इन्हीं के पार्टी के प्रमुख दायित्व के लोगों की जब पत्नियां रैली में जाती हैं तो उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा छेड़ दी जाती हैं। इन्हीं के पार्टी के नेता खड़े होकर समाज में बोलते हैं कि लड़के हैं, गलती हो सकती है। ये काहे कि महिला सुरक्षा करेंगे। इनके समय में तो पुलिस प्रशासन भी इतना ढीला था कि रक्षक भी भक्षक हो चुके थे। आज 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में ये दौर आ गया है। जैसा कि हमारी छात्रा बहनों ने भी बताया कि ये रात में 7 बजे के बाद भी अगर घर से निकलती हैं तो इनको इस बात का विश्वास रहता है कि हमारी पुलिस प्रशासन हमारे साथ कुछ होने नहीं देंगी। और सही मायने में आज की जो पुलिस प्रशासन है वो रक्षा के सूत्र की पात्र है। एक समय ऐसा भी था कि भैंसें खोजी जाती थी, आजम खान की भैंसें गुम जाती थी तो पुलिस प्रशासन लग जाया करता था 4-4 जिलों का। आज के वक्त में पुलिस प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है, आप देखिए, उनको विश्वास की जरूरत है। आप सेना में देखिए, विश्वास सबसे बड़ा कारक है किसी भी क्रांति का। अब देखिए क्या क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं आज पुलिस सिस्टम में। किस तरीके से आर्मी पे अगर एक सत्ता ने विश्वास जताया तो उसने किस तरीके से 3-3 सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, म्यांमार से लेकर के घुस के मारा। तो ये विश्वास है कि अगर हम सामने वाले पे विश्वास जताएंगे तो वो भारत के लिए अच्छा ही कारक सिद्ध होगा। हम ये बिचौलिए वाला खेल खेलने में बिलीव नहीं रखते हैं। आप कहते हैं कि धर्म पे बात मत करिए, ये वो कह रहे थे कि धर्म पे बात मत करिए। किसी का कॉपीराइट थोड़ी ना है। हाँ, तो राम के ऊपर, राम की सम्मान के लिए खड़े हुए कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का कॉपीराइट है क्या? राम धर्म से अगर आप इस समाज में हैं आज, भारत की संस्कृति में आप सुबह कैसे उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक के कण-कण में धर्म है। आप धर्म से और समाज को, राजनीति को अलग नहीं कर सकते। और हम उन लोगों का समर्थन करते हैं जिनके स्वाभिमान पर, सम्मान पर जब मुगलों ने आंख उठाई, ना जाने कितने विश्वविद्यालय तबाह कर दिए, ना जाने कितने मंदिर तोड़ दिए, यहाँ की महिलाओं को निवस्त्र करके ले जाकर काबुल में बेच दिया। उनके जो वार हुए हमारे ऊपर,
हमारे स्वाभिमान का, हमारे सम्मान का रेस्टोरेशन है राम मंदिर। इसीलिए हम कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, ये जो आपने चीज़ें करी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इस प्रदेश में इस एक खास समाज को उनके धर्म के प्रति हीन भावना में भरने की कोशिश हो रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आज के समय में एक दौर आ गया है कि एक जो धर्म की आप बात कर रहे हैं उस धर्म के लोग आप जाग चुके हैं। उन्हें यह एहसास हो गया है कि हमारे स्वाभिमान पर कितनी चोट पहुंचाई गई है। उन्हें इन बातों का ध्यान आ चुका है कि हमें किस तरीके से अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तेल की कढ़ाइयों में भून दिया गया था। उन्हें इस बात का ध्यान आ गया है कि किस प्रकार से उनकी महिलाओं को ले जाकर इनके लाखों लाखों के हरम भरे जाते थे। इस बात को जब वो ध्यान में रख चुके हैं, आज वो जागरूक हो चुके हैं, तो इसीलिए आज तत्पर है और उन्हीं लोग को सत्ता में लाएंगे जो हमारी संस्कृति के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए काम करते हैं, भारत माता की जय करते हैं, भैया भाभी की नहीं। मैं तो बचपन में जो हम लोग गीत गाया करते थे, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। तो जो युवा है, अशिक्षित युवा कह सकते हैं, क्योंकि जब लखनऊ में बैठ के हम बातें करते हैं तो हाँ पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब हम लखनऊ से हट के किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ आज भी एक गांव से वही परिवार बार बार पढ़ रहा है, वही आगे बढ़ रहा है, वही नौकरी पा रहा है, वही प्रदेश की योजनाएं पा रहा है, जो शिक्षित हो गया है। आज भी जिनके पिताजी रिक्शा चलाते थे, पंचर जोड़ते थे, दुकान सामान बेचते थे, वो आज भी वही सामान कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो हम कहाँ विकास कर रहे थे 17 से पहले? क्या हम उन गाँवों में गए? हमने नए युवाओं से कहा हम शिक्षा के लिए योजनाएं ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र और देश में, प्रदेश में योगी जी की सरकार ने जो ये टैबलेट और मोबाइल बांटे और ये जो ऑनलाइन ऐप शिक्षा के लिए चलाए, अभय उदय ऐप, इसके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र का बैठा हुआ विद्यार्थी जब ऑनलाइन क्लासें लखनऊ और यूपी के बेस्ट टीचरों की क्लासें करता है, तो वो दूर बैठे हुए सरकार की योजनाओं का फायदा लेता है। मैकाले ने कहा था, किसी देश को नष्ट करना है, उसकी संस्कृति को नष्ट करो, अशिक्षित रखो, उनको वो शिक्षा पढ़ाओ जो वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो हम उन्हें थोपना चाहते हैं। तो हमें थोपा गया, अकबर महान था, तो महाराणा प्रताप कौन थे? जो हमारी प्रतिष्ठा के गौरव हैं। हमें ये तय करना होगा कि हमें अकबर महान वाली सरकार चाहिए या अकबर जो नहीं मानती कि महान है, महाराणा प्रताप को स्वीकार करती वो सरकार चाहिए। अभी हमने देखा समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में कुंभ मेले का आयोजन हुआ और रेलवे स्टेशन पे भाग दौड़ मचती है, लोग मारे जाते हैं। और भाजपा सरकार में जब कुंभ मेले का आयोजन होता है तब सुकसल सब कंप्लीट होता है। कारण क्या है? पता है हिंदू धर्म की आस्था क्या है, संस्कृति क्या, कैसे क्या होना है। लोग जहां गंदगी से मच्छियां बनाया करती थी, इस बार वहां रोडें बन गई, वहां पे सफाई हो गई। लोग जहां कहते थे यहाँ हम जाएंगे कैसे, वहां रोडें बन गई। इस बार जो अधिकारी भेजे गए पूरी तरह से नए लोग थे, नए लोग जो पास किए और वहाँ व्यवस्था में लगे। हमारे एक रिलेशन में है, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग तो कैसे सोते होंगे, तो उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ दिल लखनऊ से मॉनिटरिंग होती है और बाबा जी शाम को रिपोर्ट लेते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। वहाँ पे जितने भी लोग लगे थे कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे। ये हमारी संस्कृति को ध्यान रखने वाली सरकार है। उस सरकार में वहाँ पे विलासतापूर्ण जीवन जिया जाता है। आजम खान सीतापुर की जेल में बंद है, हमारे जिले की जेल में। हम जानते हैं उनसे मिलने कौन कौन जाता है, बंद गाड़ियों में कौन कौन जाता है। आप हमारे प्रिय हैं लेकिन देश के गद्दार हैं। अगर हम आपसे मिलने जाते हैं तो हम भी गद्दार हैं। हमें तय करना होगा। और इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव युवा लड़ेंगे। युवा इस बार जाति धर्म से ऊपर आएंगे, राष्ट्र की बात करेंगे। इस बार सबसे ऊपर अगर कोई विवाद चलेगा तो राष्ट्रवाद, शिक्षावाद और विकासवाद चलेगा, क्योंकि तय कर लिया है। पिछली सरकार देश को बांटते दलित, शोषित, वंचित, यादव, वर्मा, क्षत्रिय, ब्राह्मण बांटती आई है, मौर्य। लेकिन इस सरकार ने बांटने का काम नहीं किया है। इस सरकार ने जब राशन दिया तो जो व्यक्ति वास्तव में था उसको राशन मिला, जो व्यक्ति कॉलोनी का वास्तव में था उसे कॉलोनी मिली। फिर कहाँ सबसे ज्यादा अगर इस योजना किसी ने फायदा लिया है तो वो वर्ग जो आज रोगों पे बुर्का पहनकर निकलता है और तमिलनाडु और केरल जैसी घटनाओं पर कहता है कि हाँ हिजाब। आप कॉलेज में बच्चों को पढ़ने भेजते हैं या जाति की कहानी पढ़ाने भेजते हैं कि अब देश के अंदर दो प्रकार के लोग विद्यार्थी हैं। मैं जब विद्यार्थी था तब मुझे याद है हम लोग एक साथ बैठते थे, एक ही टिफिन में भोजन करते थे। मुझे नहीं ध्यान था कि सामने बैठे वाला किस जाति का है, ना उसे ध्यान था। लेकिन जिस दिन हम स्कूल से बाहर निकलते हैं हमारे दिमाग में थोपा जाता है कि आप दलित हैं, आप ब्राह्मण हैं। 5 साल इस सरकार में जो व्यक्ति
बढ़िया मंत्रालय देखता है और फिर एक चिट्ठी लिख देता है, दलित वंचित शोषितों का पीड़ित करने वाली सरकार। 5 साल में आप कहाँ थे? आपकी बेटी भारतीय जनता पार्टी सांसद है, क्या उसका शोषण नहीं हो रहा है? मैं एक स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछना चाहूंगा, क्या शोषण नहीं हो रहा? आपका बेटा बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट पाता है, क्या बहन जी समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ी है? जनता जान चुकी है कि ये व्यक्ति केवल शासन की सत्ता को लोभने वाले लोग हैं, और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन्हें किस प्रकार से सरकारी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो सभी ये मुस्कुराते चेहरे बता रहे हैं। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, ये युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर मानेंगे। तिरस्कार नहीं हो पाएगा या वतन सहस्त्रों वर्षों तक, तब दुनिया वाले भारत को चिर युवा नाम से जानेंगे, और ये युवा ही 2022 की सत्ता तय करेंगे। और आने वाले समय में मैं यहाँ से बैठ के एक पहल करूंगा कि युवा राजनीति में आए। जब तक ऐसे अशिक्षित बुजुर्ग जिनकी मानसिकता जातिगत है, धर्म को लेके है, राजनीति से नहीं हटेंगे, हमारे प्रदेश का विकास नहीं होगा। क्योंकि जो युवा आता है उसके अंदर कह सकते हैं वाद है, लेकिन राष्ट्रवाद के आगे वो वाद भूल जाता है। इस बार चुनाव में एक वाद चलेगा, विकासवाद, शिक्षावाद, राष्ट्रवाद। आपके बाप मुख्यमंत्री थे तो आप मुख्यमंत्री बन गए, आपसे काबिल लोग पड़े हैं जिन्हें मुख्यमंत्री के आप विधायक की टिकट नहीं दे रहे हैं, और उन्हें मजबूरी में जाके एक विलासतापूर्ण जीवन जो लोग जीते हैं उसे दूर रहना पड़ता है, और उनके लिए प्लेट वाली हड्डी जो खा के डालते हैं वो प्लेट में लेनी पड़ती है। मैंने आंखों से देखा है कि विश्वविद्यालय का युवा किस प्रकार से अच्छे काम करता है, लेकिन कारण क्या है? वो यादव जाति से नहीं आता है, वो उनके रिश्तेदार नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके बाप दादा हिस्ट्री सीटर नहीं थे, इसलिए वो टिकट नहीं पाते हैं। मैं यहाँ जिस विधानसभा में खड़ा हूँ, यहाँ जो समाजवादी का प्रत्याशी है, लखनऊ के अंदर सबसे ज्यादा मुकदमे अगर किसी प्रत्याशी पर है तो यहाँ के प्रत्याशी के ऊपर है। ये हमारा गौरव नहीं है भाई साहब, ये हमें तय करना है कि हम किसको चुन के विधानसभा में भेजेंगे। और जैसा कि नया संसद भवन बन रहा है 1600 लोगों का, कहते ना युवा जो है वो दूरगामी सोचता है, और हमारे जो केंद्र में बैठे लोग हैं वो दूरगामी सोच रहे हैं। 1947 में हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं, 1600 सांसद का मतलब है देश के अंदर 403 सांसद हैं। क्या विस्तार होने जा रहा है, हमें तय करना होगा। हम देश को अखंड देखना चाहते हैं या देश को जाति, धर्म, मजहब के नाम पर? पश्चिम बंगाल हमारा है, तमिलनाडु हमारा है। उत्तर प्रदेश के लोग जब कमाने के लिए महाराष्ट्र जाते हैं तो कहते हैं ये उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं, यहाँ नहीं कमा सकते, इनको भगाओ। हम फ्री में कमाते हैं, मेहनत अपना खून बहाते हैं, अपना पसीना बहाते हैं। और रोजगार की बात लोग करते हैं, ये भी आत्मनिर्भर लोग हैं, मांगने नहीं जाते हैं। सरकार को इनकी एक वोट की अहमियत पता है तभी राशन दे रही है, कोई एहसान नहीं कर रही है। तो जब तक एहसास नहीं होगा, सरकार ने एहसास कराया 2017 में वोट के दम पे कि हम प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार लाएंगे जो हमारे बारे में सोचेगी। उसने गैस कनेक्शन दिया खाना बनाने के लिए, राशन दिया। आज हम आत्मनिर्भर हैं, रोड पे सोते हैं, पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है लाठी मारे रिक्शे पे कि क्या कर रहे हो यहाँ पे। वरना आज से पहले समाजवादी पार्टी के लोग आते थे, लाओ 20 रुपए लाओ रिक्शे से, लाओ। मैंने देखा है बहुजन वर्तमान सरकार में भी, मैं कहूंगा कुछ लोग ऐसे हैं जो उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, व्यापारी विचारधारा के, वो आज भी आते हैं। इस सरकार में कुर्ता टाइट करके आए, हाँ ये मुझे चाहिए 20 रुपए लाओ, क्यों दे? आज का जो नागरिक है वो जागरूक हो चुका। किसने कहा? आज का नागरिक कहता है टैक्स किसने बोला? सरकार ने बोल दिया है किसी भी प्रकार का अनिश्चित टैक्स नहीं पड़ेगा, और जो टैक्स वैलिड है वही टैक्स दिए जाएंगे। हमारी टैक्स का ही नतीजा है कि हम आज यहाँ पे स्वतंत्र खड़े हैं। वरना ये बात तो मैं दावा करता हूँ समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ अब तक आ गए होते और हमें ऐसे धक्का दे के बोल रहे होते, हाँ अखिलेश भैया जिंदाबाद, डिम्पल भाभी जिंदाबाद। यहाँ भारत माता की जय, वंदे मातरम, स्वामी विवेकानंद की जय बोली जाती है। यहाँ किसी के व्यक्ति की, किसी बाप की जय नहीं बोली जाती। और उत्तर प्रदेश किसी के बाप का नहीं है, उनसे बता दो जो सफाई और इटावा से आज भी चलेगा। ये प्रत्येक जिले में नेतृत्व करने की क्षमता है। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक युवा प्रत्येक जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, ना कि समाजवादी पार्टी में संभव है। उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है ये प्रतिभा को तवज्जो देती है, ना कि पीछे लगे हुए नाम को। और आज का युवा अपना नाम बताना पसंद करता है, जाति नहीं पसंद करता। कारण है इन्होंने जाति के अंदर फंसा दिया है। दलित भाइयों की बात मैं बहुत जल्दी से एक चीज़ रखना चाहूँगा, बल्कि 2 चीज़ें रखना चाहूँगा। मैं अपने समाजवादी मित्रों से आग्रह कर रहा हूँ कि इसको ज़रूर सुने और इसको रिकॉर्ड करके रख ले। आप बात करते हो समाजवाद की, मैं आपको बताता हूँ कि असली समाजवाद क्या है। असली समाजवाद है कि
कि घरों में राशन पहुंच रहा है, घरों में बिजली पहुंच रही है, घरों में फ्री गैस पहुंच रहा है, घर पहुंच रहे हैं, टॉयलेट पहुंच रही है। महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है ये कि 40% से 100% कवरेज हो जाती है टॉयलेट की। इससे कितने बलात्कार की घटनाओं में कमी आ जाती है, छेड़खानी की घटनाओं में कमी आ जाती है। और एक नेहा सिंह राठौर हैं, वो कहती हैं कि यूपी में का बा, तो सुना बहिनी का बा, तो यूपी में योगी के चमत्कार बा, घटर बलात्कार बा, विकास ठेलम ठेल बा विकास ठेलम ठेल बा, गन्ना के बोवाई बा, आ घटल गुंडई के कमाई बा, आ का नहीं खे इहो सुन लो, त का नहीं खे तो भ्रष्टाचार नहीं खे, विकास ठेलम ठेल बा, जातिवाद नहीं खे, आरु परिवारवाद नहीं खे, समाजवाद नहीं खे। और समाजवाद बा तो केकर बा, उ नरेंद्र मोदी के समाजवाद बा, जेमे नेशनलिज्म भी बा, जेमे राष्ट्रवाद भी बा, जेमे गरीब तक वाकई समाजवाद पहुंचल बा, समाज पहुंचल बा, राष्ट्र पहुंचल बा, अरु हम कहीं कि गवर्नमेंट खुद हो जा पहुंचल बा, एक एक द्वार तक हर किसी को किसी ना किसी योजनाओं का बेनिफिट मिला है।